हेलो एवरीवन, दिस इज राजू सिंह और आज हम एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में बताया था। उसी लेक्चर को और आगे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से सीखेंगे कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक और साथ साथ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं रिवीजन करवा दूँ आपको। ओके, रिवीजन करिए। देखो, मैंने बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीट कंजुगेशन ओवर एंटायर साइकिल। कंप्लीट कंजुगेशन पूरा साइकिल पे होना चाहिए। साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन पूरा साइकिल पे होना चाहिए। साथ साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, इसके बारे में मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, और जहाँ पे n का वैल्यू होता है 0 से लेके 0 1 2 3 ऐसे। ओके, और पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था? तो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो रिंग का पार्ट हो और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता हो। ओके, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंडीशन था। ओके, एक बात और बता दो, ये 4n+2 पाई जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक्चुअली इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था हकिल्स नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, हकिल्स। ओके, इसलिए इसे हम हकिल्स रूल भी बोलते हैं। ठीक है, हकिल्स रूल बोलिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें हकिल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ओके, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि एक्चुअली ये हकिल्स रूल है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। फिर मैंने बात की थी एंटी एरोमेटिक की। तो एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि सारा कंडीशन सेम होता है। एंटी एरोमेटिक में सारा कंडीशन सेम होता है जो कि एरोमेटिक में है, एकदम बिल्कुल सेम। मतलब कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए ओवर एंटायर साइकिल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 ये सब हो सकता है। उसके बाद है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। ओके, तो नॉन एरोमेटिक क्या होता है? तो इफ एनी वन और मोर रूल फेल्स, ठीक है, देन द कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, मतलब ये क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब कोई भी एक रूल, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक होने के लिए जो रूल्स हैं, उनमें से अगर एक भी रूल कोई फॉलो नहीं करता है तो उसका मतलब समझिए कि वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपके समझ में आ रहा हो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए, यहाँ पर ये एक साइकिल में ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर कंजुगेशन है क्या? यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कंजुगेशन नहीं है, मतलब ये एक नॉन एरोमेटिक है। ओके, तो कोई भी एक रूल अगर कोई फॉलो नहीं करता है, ओके, कोई कंपाउंड एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक होने के लिए जो कंडीशंस है, अगर उसको फुलफिल नहीं करता है, एक भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता है, तो उसका मतलब समझिए कि वो नॉन एरोमेटिक है। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम नैप्थलीन। ठीक है, आपने नैप्थलीन बॉल्स का नाम सुना होगा, ये नैप्थलीन है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। और कैसे एरोमेटिक है तो वो समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कंपाउंड साइक्लिक है, आपको साइकिल दिखाई दे रहा है, और साथ में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 सारे के सारे कार्बन जो है ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, आपके समझ में बात आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए, अब काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 2 2 2,
मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल 5 डबल बॉन्ड है। ओके, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने बताया कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो रिंग का पार्ट हो और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता हो। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला में अगर मैं 2 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये 10 आ जा रहा है ना। ये जो फॉर्मूला है 4n+2, एरोमेटिक होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब ये हुआ कि नैप्थलीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, ये सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब बात करते हैं कंप्लीट कंजुगेशन की। तो देखिए यहाँ पे जब इसे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे फिर अटैक करेगा, ठीक है, और फिर ये ऐसे अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा। मतलब क्या होगा? ये कंप्लीट कंजुगेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों रिंग में आराम से फ्लो हो सकता है। ओके, उसका मतलब नैप्थलीन भी क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद हम बढ़ते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ओके, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल 7 पाई बॉन्ड्स है, मतलब 7 डबल बॉन्ड्स है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर टोटल 7 डबल बॉन्ड है, 7 डबल बॉन्ड है। ओके, 7 डबल बॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, टोटल 7 डबल बॉन्ड। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, मतलब 7 पाई बॉन्ड्स है। ओके, और एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। अगर इस फॉर्मूला में n के जगह पर 3 पुट कर दिया जाए तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है? 14 है, उसका मतलब क्या? इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मतलब हाकेल्स ने जो बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। अगर n का वैल्यू 3 पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब एंथ्रासीन भी क्या होता है? एरोमेटिक होता है। फिर हम फेनंथ्रीन की बात करेंगे, इसे हम बोलते हैं फेनंथ्रीन। तो यहाँ पे काउंट करिए, यहाँ पर भी टोटल 7 डबल बॉन्ड है, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी प्लेनर होता है। ओके, मतलब ये भी क्या है? एरोमेटिक है। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे मैं n=1 रख दूँ, ठीक है, 1 रख दूँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके, उसका मतलब देखिए ये प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ये इस क्राइटेरिया को यानी हगल्स रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब टॉलिन भी क्या होता है? टॉलिन भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हम टॉलिन के बारे में बात कर रहे थे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बढ़ते हैं इस पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ये नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ऐसे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर फाइनली निगेटिव चार्ज आएगा। ये निगेटिव चार्ज फिर इस ऐसे अटैक करेगा और ये फिर पाई बॉन्ड खुल जाएगा। मतलब
इस निगेटिव चार्ज की वजह से कंप्लीट कंजुगेशन होगा। मतलब ये जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, ये रिंग का पार्ट है, ओके, और साथ में ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब पूरा कंप्लीट कंजुगेशन है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ओके, और फिर ये ऐसे अटैक करेगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ओके। इस तरह से जब रेजोनेंस करेगा तो कंप्लीट कंजुगेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा रिंग में मूव करेगा। तो यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे, और ये फिर देखिए फिर कंजुगेशन में आ गए, फिर से ये ऐसे, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूरा रिंग में घूम रहा है। घूम रहा है का मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रहा है, कंप्लीट कंजुगेशन, इसी को बोलते हैं कंप्लीट कंजुगेशन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पूरा रिंग में अगर सर्कुलेट हो रहा हो, अगर इलेक्ट्रॉन पूरा रिंग में सर्कुलेट हो रहा हो, तो हम बोलते हैं कि कंप्लीट कंजुगेशन है, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो यहाँ पे दो, दो, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक है, ओके। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंप्लीट कंजुगेशन हो जाएगा। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट कंजुगेशन होगा। जैसे ही ये ऐसे अटैक करेगा, देखिए रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये फिर से कंजुगेशन में, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फिर से कंजुगेशन में, ये ऐसे अटैक करेगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से कंजुगेशन जो होगा ना, कंप्लीट होगा, मतलब पूरा साइकिल में होगा। मतलब ट्रोपिलियम केटायन भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लेकिन कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, तो उसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक है, ओके, क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। यहाँ पे साइक्लिक है, ओके, लेकिन कोई कंजुगेशन नहीं है, उसका मतलब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, ओके। फिर यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम बोराजीन या बोराजोल, और इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं इसे, ओके, इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखिए इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं, बेंजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं कि क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा है, बेंजीन से मिलता जुलता है, ठीक है। बोलिए कैसे, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। बेंजीन में क्या होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो दिख रहा है बोरोन, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ओके, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और इसके पास यानी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ओके। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ओके। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लोन पेयर ऐसे अटैक किया और बैक बॉन्डिंग हो जाता है। तो बैक बॉन्डिंग होने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन जैसा हो जाता है। बोरोन एंड नाइट्रोजन के बीच क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही रेजोनेंस होगा, मतलब बैक बॉन्डिंग होगा, तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से
यहाँ पर क्या होता है कि डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल बॉन्ड बनने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, बोरोन नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन है, फिर बोरोन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पर बोरोन है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा, बाकी हाइड्रोजन जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर क्या होगा आपको अच्छे से समझना है। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो डोनर एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एक्सेप्टर एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसका स्ट्रक्चर बेंजीन से ही मिलता जुलता है, लेकिन ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, और ये भी एरोमेटिक होता है। फिर देखिए हमारे पास जो कंपाउंड है उसको बोलते हैं एनोलिन 8 और साइक्लोऑक्टा 1357 टेट्राइन। ओके, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 2 2 2 यानी टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से बोल दोगे कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ओके, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 4n पाई, 4n पाई। ओके, अगर n का वैल्यू 2 हो जाए तो ये हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जब काउंट करोगे तो आपको लगेगा कि टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, ये कंपाउंड जो है ना वो नॉन प्लेनर होता है। ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है, प्लेनर नहीं है। और इसका शेप होता है टब शेप, एक टब जैसा, बाथ टब जैसा इसका शेप होता है। ओके, बाथ टब जैसा इसका शेप होता है। यहाँ पर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, बस ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है, और इसका शेप होता है टब जैसा। उसका मतलब ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक, प्लेनर, ओके, एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है लेकिन ये प्लेनर है ही नहीं। ओके, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, लेकिन ये क्या है, नॉन प्लेनर है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये नॉन प्लेनर होता है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं है। अगर आप एंटी एरोमेटिक समझोगे तो गलत हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक है। फिर देखिए, फिर हमारे पास 10 एनोलिन है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम 10 एनोलिन। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 2 2, फिर 2 फिर 2, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको। ओके, और ये प्लेनर है, तो देखो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर होना है, अगर होता है 10 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है। अगर आप एरोमेटिक लिखते हो, अगर आप लिखते हो कि ये एरोमेटिक है क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, ओके, प्लेनर है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों क्यों नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये भी प्लेनर नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, ये प्लेनर नहीं है, ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, 10 एनोलिन क्या होता है, 10 एनोलिन क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। मतलब दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक है एनोलिन 8 एंड दूसरा है एनोलिन 10। दोनों नॉन प्लेनर होने की वजह से ये, मतलब एनोलिन 8 एंटी एरोमेटिक नहीं होता है,
और एनुलिन 10 एरोमेटिक नहीं होता है। दोनों जो है ना वो क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, मतलब आप पूछेगा कि यहाँ पे एनुलिन 10 नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया, तो इसके पीछे वजह है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो जब हाइड्रोजन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो दोनों के बीच रिपल्शन होने लगता है। जब हाइड्रोजन एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो दोनों के बीच रिपल्शन होने लगता है। तो रिपल्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जब हाइड्रोजन एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो रिपल्शन होने लगता है, और इसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल अपने आप को प्लेन से नॉन प्लेनर हो जाता है, प्लेनर ना होके नॉन प्लेनर हो जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो देखिए ये है हमारा एनुलिन 8, ठीक है, ये 8 एनुलिन है। और इसका जो शेप है एक टब जैसा है, आप देख पा रहे हो, है ना, ये टब शेप है, एक टब जैसा होता है। और ये है आपका एनुलिन 10, और ये भी क्या है, नॉन प्लेनर। दोनों के दोनों क्या है, नॉन प्लेनर है। ये भी नॉन प्लेनर है और ये भी क्या है, नॉन प्लेनर। लेकिन एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होने के लिए होना चाहिए प्लेनर। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अबव द प्लेन है। ठीक है, अबव द प्लेन अगर हो तो हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेज। ठीक है, अगर बिलो द प्लेनर तो ऐसे डॉट 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 करके दिखाते हैं, इसको बोलते हैं डैश। ठीक है, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वेज। ये बताता है कि अबव द प्लेन है या टुवर्ड्स व्यूअर है। ओके, मतलब जो देख रहा है उसकी तरफ है, ये अबव द प्लेन। और ये डैश का मतलब होता है, इसको डैश बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये बिलो द प्लेन है, प्लेन के नीचे है, मतलब ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। मतलब ये भी क्या है, ये भी नॉन एरोमेटिक। दोनों के दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मतलब प्लेनर न होने की वजह से ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। ओके, फिर देखिए ये हमारे पास है एनुलिन 14। ओके, 14, और यहाँ पर देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोग काउंट कर सकते हैं, टोटल 7 डबल बॉन्ड है, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो आप एग्जाम्पल नोट करते जाइए, एग्जाम में आ सकता है आपके। अब देखिए एक बात ध्यान में रखना है कि जनरली क्या देखा गया है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। ओके, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से। मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतना अनस्टेबल होता है कि वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर सो अनस्टेबल दैट दे डोंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन रूम टेम्परेचर पर उसका एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है क्या, कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब देखिए, अब एरोमेटिसिटी का हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, कंपेयर द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन। आपको पता है, क्या पता है कि Ag प्लस एन बी आर माइनस, ये दोनों रिएक्शन करके बना लेता है AgBr, और ये प्रेसिपिटेट होता है एक्चुअली। ठीक है,
प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये। ओके, तो यहाँ पर बताना है आपको कि सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट किस केस में बनेगा, मतलब सबसे फास्ट किस में बनेगा और सबसे स्लो किस में बनेगा। तो दिमाग लगाते हैं। देखिए, AgBr का प्रेसिपिटेट बनने के लिए Br माइनस बाहर आना चाहिए। ओके, क्योंकि Ag प्लस हमें मिल जाएगा AgNO3 से। AgNO3 से हमें क्या मिल जाएगा, AgNO3 से हमें मिल जाएगा Ag प्लस और साथ में NO3 माइनस। ओके, और Br माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, Br माइनस यहाँ से निकलेगा, फिर Br माइनस यहाँ से निकलेगा, तीनों जगह से Br माइनस निकलेगा और वो Ag प्लस के साथ रिएक्शन करके AgBr का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो वही आपको बताना है कि सबसे फास्ट Br माइनस किस केस में निकलेगा। ओके, तो दिमाग लगाते हैं। आप क्या करिए कि हर जगह से Br माइनस बाहर निकालिए। ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं A से Br को बाहर निकाल देता हूँ। Br माइनस को बाहर निकालने के बाद हमें कुछ ये मिले, मतलब यहाँ पर आएगा Br माइनस आपने बाहर निकाला है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, Br माइनस बाहर निकालना ना, क्योंकि AgBr का प्रेसिपिटेट बनाना है आपको। तो AgBr का प्रेसिपिटेट बनाना है, उसका मतलब Br माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, तो Br माइनस जब बाहर निकलिएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो A कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब फिर B की बात करते हैं। ओके, तो B के केस में कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर C के केस में देख लीजिए। C के केस में कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ऐसा। तो आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो आप, कि ये जो बना है C, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और आपको पता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब इसका बनना जो है ना बहुत ही मुश्किल है, ये बनना नहीं चाहेगा। क्यों बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये रेजोनेंस करेगा, स्टेबल है। मतलब ये जो है ना एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है लेकिन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ओके, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। यहाँ पर क्या है कि रेजोनेंस तो होगा लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक है, मतलब इसके बनने का रेट सबसे स्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में था, लेकिन यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, मतलब नो रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है बी के केस में, उसके बाद बन रहा है ए के केस में, और सबसे कम स्टेबल सी के केस में। ओके, इसलिए सी के बनने वाला, सी का जो रेट होगा, सी के बनने का जो रेट होगा वो सबसे स्लो हो जाएगा और बी का बनने का जो रेट होगा वो सबसे फास्ट होगा। ओके, तो रेट जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, मतलब R2 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद R1 और R3 जो होगा ना काफी कम होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें वही काम करना है। वही काम क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फिर वही काम करना है। देखिए यहाँ पे AgNO3 क्या देगा, Ag प्लस, और हमें I माइनस को बाहर निकालना है। तो यहाँ से I माइनस बाहर निकालिएगा, तो यहाँ से I माइनस बाहर निकालिएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जब I माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा।
ये ऐसे है, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आप काउंट करो तो यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये एरोमेटिक है। ओके, एरोमेटिक होने की वजह से ये हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब इसका बनने का रेट काफी फास्ट होगा। अब यहाँ पर निकालें, यहाँ पर जब आई माइनस को बाहर निकालिएगा तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और आपने अभी अभी देखा कि ये क्या है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक है। ओके, और ये वाला एरोमेटिक है, मतलब कौन फास्ट बनेगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड काफी फास्ट बनता है। उसका मतलब R1 जो होगा ना वो बहुत ही ज्यादा होगा R2 से। ठीक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनने का जो रेट होता है, ये एरोमेटिक स्पीशीज है, इसके बनने का रेट काफी ज्यादा होगा। यहाँ पे, यहाँ पर जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो एंटी एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, उसका मतलब ये बनना नहीं चाहेगा। उसका मतलब ये हुआ कि ये वाला, यानी ये वाला रिएक्शन होने का जो रेट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिक स्पीशीज बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये बनना नहीं चाहेगा, मतलब इसके बनने का रेट काफी कम होगा। ओके, फिर देखिए, अब यहाँ पर लिया गया है HClO4, और ये क्या है, एक एसिड है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें रेट बताना है। और आपको पता है कि HClO4 क्या देगा, तो ये HClO4 देगा H+ और साथ में ClO4-, मतलब ये एसिड है तो H+ देगा। ओके, तो अब क्या होगा कि इस H+ को ये कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये H+ है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसके H+ को एक्सेप्ट करेगा। ओके, H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ये कुछ इस तरह से बना लेगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये बन गया एंटी एरोमेटिक। आप देख पा रहे हो थोड़ा सा रिएक्शन क्या हो रहा है कि लोन पेयर की मदद से H+ ले रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम काम होगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर भी सेम काम होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, और यहाँ पर फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा एक एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, साइक्लिक कंप्लीट कंजुगेशन। ओके, और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, मतलब ये एरोमेटिक है। तो आपके समझ में आ गया होगा, एरोमेटिक बनने का रेट सबसे ज्यादा होगा ये। ओके, मतलब R2 को बहुत ही ज्यादा होगा R1 से, क्योंकि R1 वाले केस में एंटी एरोमेटिक बन रहा है और R2 वाले केस में एरोमेटिक बन रहा है। मतलब R2 जो होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में बहुत ही ज्यादा होगा। ओके ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उस पर विचार करूँगा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।